जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज हमारे बीच हैं मेरे मित्र डॉक्टर रतन लाल, जो हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम प्रोफेसर रतन लाल जी से चर्चा करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय या दुनिया देश की अनेकों विश्वविद्यालयों में जो दलित बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्थिति के ऊपर और उनके पढ़ने में कौन सी बाधाएं आती हैं उसके ऊपर, और दलित के उत्थान में शिक्षा का क्या रोल रहा है, कितना महत्व है। ऐसे अनेकों मुद्दे पे बात करेंगे। साथ में इस पर भी बात करेंगे आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे सुसाइड करते हैं, सुसाइड के क्या कारण हो सकते हैं, और उसमें मेजोरिटी में जो डाटा बताता है 58% SC/ST OBC के बच्चे सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी से। तो रतन लाल जी, मैं देख रहा था 15 साल से 29 साल के बच्चे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, विशेष रूप से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूलों के अंदर, और उसमें भी सिचुएशन अलार्मिंग है। 2020-21 में 13,089 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 2020 में 12,526 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। ये खुद डाटा सरकार का है, जो संसद के अंदर मंत्री जी ने जो डाटा रखा, और इसमें जो प्रोपोर्शनेट है 58% SC/ST बच्चों का है। अभी 2014 से 2021 के बीच 122 स्टूडेंट तो केवल IIT के अंदर सुसाइड किए हैं SC/ST समाज के। तो ये एक बेहद गंभीर मुद्दे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, दलितों के उत्थान में एजुकेशन का क्या रोल रहा है? शुक्रिया आपका। और मैं आपको एक फूले की लाइन सुनाता हूँ जी, है ना। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये फूले साहब का लाइन है। और बुद्धा, बाबा साहब के 3 गुरु हैं, बुद्धा, कबीर, फूले। और बुद्धा से ही लीजिए तो प्रज्ञा, है ना, बात कर रहे हैं पूरा, शील, प्रज्ञा, शील, मैत्री, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ठीक है, न्याय। तो केंद्र में क्या है? आनंद को बुद्धा क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे भी मत मानो, पहले देखो, अपने से समझो, तब मानो, परीक्षण करके देखो, अपनी तर्कपूर्ण तरीके से, अपनी बुद्धि और विवेक से कसकर देखो, परीक्षण करो, और फिर आपको लगता है कि सच है तो मानो ना। बिल्कुल। तो बुद्धा तर्क है ना। तर्क का मतलब है ज्ञान, विज्ञान, जी, ठीक है। और आस्था का मतलब क्या है? भक्ति, जी, अंधविश्वास। तो जो मैंने आखिरी लाइन कही उसमें कि गरीब मुल्क ने फ्री में शिक्षा दी, स्कॉलरशिप दिया, स्कूल खोले, IIT खोले, एम्स खोले, है ना, पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले। जी। जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा तो शिक्षा लोगों के पहुंच से दूर क्यों होता जा रहा है? फंडामेंटल सवाल यही है। मैं पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आऊँगा कि जो मैंने बात कही कि लार्जली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर तो अकेले थे ना, बाकी तो राजे, महाराजे, नवाब सब अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन तब भी सब मिला जुला के इस कंक्लूजन में पहुँचे ना कि मुझे एक सेकुलर भारत बनाना है, एक सोशलिस्ट भारत बनाना है, एक रिपब्लिक बनाना है, एजुकेशन पे काम करना है। मौलाना आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, गांधी, आज़ाद, नेहरू, अंबेडकर, ये 4 स्तंभ आप मान लीजिए। तो सबके केंद्र बिंदु में क्या है? 14 साल फ्री एजुकेशन, यही है ना जी। फ्री एजुकेशन क्यों? अगर इंस्टीट्यूशन पे, एजुकेशन पे भारत, जवाहरलाल नेहरू का विजन था ना, सोशलिस्ट थे, जी, है ना, सोशलिस्ट थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट जाके देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है अम्बेडकर और नेहरू के बीच में, जब उद्देश्य प्रस्ताव पे बहस हो रही थी। तो एक था ना कि भाई हम लार्जली चाइना की तरह भारत नहीं बना है, न रशिया की तरह बना है, यहाँ खूनी क्रांति नहीं हुई, वाद विवाद संवाद से हुई है और लोगों की सहमति बनी है। तो इंडियन स्टेट, इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका विरोध कौन कर रहा था? निश्चित तौर पर RSS कर रहा था। तो RSS क्या चाहता है?
नहीं, एक और चीज आपको याद होगा, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए तो 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और नेहरू के पुतले जलाए आरएसएस ने। ये रामलीला ग्राउंड में यहीं पे कोड बिल किसके लिए था? हिंदू कोड बिल हिंदू महिलाओं की, हिंदू महिलाओं के लिए था, जिनको तलाक का हक नहीं था, चाहे कितना ही जालिम क्रूर हो पति, या जवानी में पति मर जाए तो दूसरी शादी का हक नहीं था, पति छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था, और पति पिता की संपत्ति में हक नहीं था, बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। तो अगर ये सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देना चाहते थे भारत की हिंदू महिलाओं, उसका विरोध कौन किया? तो उसका विरोध तो कृपात्री महाराज जो हिंदू महासभा के थे, उनको आगे करके हिंदू महासभा और आरएसएस ने ही पूरा विरोध पूरा आप संभाला। संसद के अंदर भी विरोध था, और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थोड़ा सा राइट विंग लोग थे वो भी अंदर अंदर विरोध कर रहे थे इसका। तो मनुस्मृति किसके लिए है? मुसलमान महिलाओं के लिए है, ईसाई के लिए है, सिख के लिए है, वो हिंदू महिलाओं के बारे में है ना। आप साउथ बोरो कमेटी उठाकर देखिए, उसमें जो बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन है उसमें कह रहे हैं कि भाई वोटिंग राइट में शिक्षा और संपत्ति का मानक नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी में क्या है? एजुकेशन। 1942 में शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो, ये सॉरी मेमोरेंडम दे रहे हैं वायसराय को, तो उसमें पूरा आंकड़ा दे रहे हैं कि 1076 ICS में हमारे एक हैं सिर्फ, CPWD के ठेकेदार में सिर्फ एक हमारे हैं, सेंट्रल कैबिनेट में सिर्फ एक हैं, आंकड़ा दे रहे हैं ना। और इसके पीछे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं जा पा रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है, इसलिए सरकार को एफर्ट्स लेना चाहिए और फीस माफ़ करना चाहिए, उम्र थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 1942 में ये बात कह रहे हैं कि उसको फ्री शिप देना चाहिए। आखिर 3 लाख रुपया डॉक्टर अंबेडकर ने सैंक्शन अछूत बच्चों के लिए कराया था जो विदेश में पढ़ेगा। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने खोला था, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, और 50 के बाद जब संविधान बन गया उसके बाद वो राजनीति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं, एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। 46 में सरदार जोगेंद्र सिंह थे उस समय मिनिस्टर, 6 लाख रुपया उनसे लोन लिया सिद्धार्थ कॉलेज के लिए। निज़ाम हैदराबाद ने मिलिंद कॉलेज के लिए ज़मीन दिया मुफ्त में, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए। और वो जाहिर है कि 6 लाख और 12 लाख दोनों पैसे बाबा साहब नहीं चुका पाए होंगे। किसी को पता है कि जो 6 लाख रुपए लोन जो दिए गए थे भारत सरकार की ओर से, उसको बेवकूफ़ किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि जो कॉलेज बनाने के लिए उस वक्त लोन की ज़रूरत थी, और उस वक्त जो उनको लोन सरकार से मिला और वो लोन चुकाए नहीं पाए, तो फिर जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने उसको बेवकूफ़ किया ना। तो ऐतिहासिक तथ्य लोगों के सामने जाना चाहिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाबा साहब ही कह रहे थे, जो कि फुले कह रहे थे कि अगर विद्या नहीं है तो कुछ नहीं है। बाबा साहब 1942 में बार बार रिपीटेडली मेमोरेंडम्स में, लेटर्स में देखिए कि एजुकेशन और रोजगार हमारे समाज के नौजवानों का जीवन मरण का प्रश्न है। जब आप साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ाएंगे तो उसका जब ज्ञान खुलेगा तो तर्क वितर्क करेगा। और कौन लोग सुसाइड कर रहे हैं? अब आइए, आपने तो छात्रों की बात की, टीचर भी सुसाइड किया है जम्मू यूनिवर्सिटी में। बेंगलोर में 10 टीचर ने अभी ये आपने देखा और रिजाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से बेंगलोर में। किस तरह सोशल एक्सक्लूजन होता है। सोशल एक्सक्लूजन खाली फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, जेस्चर, पोस्चर, बिहेवियर। जैसे आपसे आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देंगे, सोशल एक्सक्लूजन। जब मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलीट कॉलेज में हूँ ना, वहाँ मैं देखता हूँ कैसे होता है। शायद आपके साथ भी हो रहा है ना। आप देखते हैं किस किस तरह से हो रहा है। कोई VC एक्शन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सब जानते हैं कि मैं कोई डरपोक आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। जब मेरे साथ हो सकता है, फर्ज कीजिए, तो आम आदमी, हमारे बच्चे जो डरे सहमे आते हैं, जो पहला जनरेशन टीचर बन रहा है, उसके सामने इतना हिम्मत होगा कि सबसे टकरा जाएगा वो। तो कई बार होता है कि आपको छोटा छोटा काट देना, जेस्चर, पोस्चर देखना। थोरट साहब का पूरा रिपोर्ट है एम्स पे। तुमने कभी ये बात उठाई कि एजुकेशन सबको फ्री मिलना चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए? रिजर्वेशन सिर्फ दलित को थोड़ी मिल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जैसे 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ। एक केस चंपावत के अंदर उत्तराखंड में, और एक केस गुजरात के अंदर।
भावनगर में, उसमें क्या था कि बच्चे कहते हैं कि ये जो खाना बनाया है मिड डे मील, ये दलित ने बनाया, हम दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उन बच्चों को कैसे पता भोजन माता बनाने वाला दलित है, सुनीता भोजन या माता उसको खाना उसके हाथ का नहीं खाना है? तो ये माँ बाप नेचुरली उसमें माँ बाप नहीं रोल है। और लेटेस्ट है, उसमें बच्चों को माँ बाप ने स्कूल से ही निकाल लिया, हाँ 75 के करीब बच्चों को। तो ये जब माहौल है तो आप क्या समझ रहे हैं कि दलितों के लिए कोई एकदम कंड्यूसिव माहौल मिलेगा कि आइए स्वागत है आपका? मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको बता हाँ 98 स्टूडेंट डाइड बाय सुसाइड इन कॉलेजेस इन लास्ट 5 years। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मुझे कोई अचंभा नहीं है इसमें। सुसाइड्स रिवील टॉक्सिक मिक्स ऑफ एकेडमिक प्रेशर, ऑफिशियली एपैथी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रिपोर्ट है। और एक ये रिपोर्ट है, इंडियाज स्टूडेंट सुसाइड रेट हैज सरपास्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिपोर्ट, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी सुसाइड करने की जो घटना है वो उससे भी ज्यादा आगे निकल गई है। इसको तो मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए कैबिनेट में। इन यूथ सुसाइड डबल द ग्लोबल एवरेज एक्सपर्ट्स, यानी ग्लोबल एवरेज से भी डबल है। ये भी सरकार की रिपोर्ट है। और उसके ऊपर फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पे मिनिस्ट्री से पूछता है, लेकिन अभी तक क्या हुआ, उस पर क्या एक्शन हुआ? नहीं एक्शन होगा, नहीं एक्शन होगा। और सुनिए, मैंने कई वीडियोस बनाए थे इन बच्चों के लिए। ये कम से कम ये कहना सीखो सुसाइड करने से पहले, हाउ डेयर यू। सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ना, मेरा क्या होगा, प्रमोशन रोक देगा या छुट्टी रोक देगा, ये यही करेगा ना, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? जब मैं फाइट बैक करूंगा तो आप भी टेंशन में आएंगे। आप वन साइडेड आप रास्ता दे देते हैं अथॉरिटी को खेलने का। एक बार चढ़ के पूछो तो कि हाउ डेयर यू। रतन जी, अच्छा ये बताइए, चूंकि आप तो खुद प्रोफेसर हैं और एक रेपुटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हैं, और कौन कौन से कारण आप देखते हैं जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं? देखिए, हमारे बच्चे आते हैं ना, एक तो बहुत ही कमज़ोर घर के होते हैं ज़्यादातर। आप यूनिवर्सिटी में जाके देखो, जितने टीचर बने हैं पहले जनरेशन है, सब पहला ही जनरेशन बना है। मैं अपने घर में पहला जनरेशन टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ। तो हम लोग चलिए बचपन से आए तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल अलग है, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं। लेकिन जो बच्चे गांव से सब करते, जातीय दबाव में, भेदभाव में रहे, किसी किसी तरह से यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि शहर है, यूनिवर्सिटी है, आईटी, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये तो उससे ज़्यादा भयानक यहाँ उसको देखने को मिलता है। मेस के टेबल पर, रूम में रूममेट कौन किसका रहेगा नहीं रहेगा ये भी देखा जाता है। दोस्ती कौन किससे करेगा ये भी देखा जाता है। पैसा भी कम है, कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, तो वैसे लोगों को थोड़ा सिंपैथी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं दिल्ली जब आया पढ़ने तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन मेरे दोस्त भी अच्छे अच्छे मिले, टीचर भी मिले ना, यस गुड, आओ, पढ़ाया, हमें समझाया, तब यहाँ तक पहुँचे। वैसे स्टूडेंट को जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना, कटिंग अक्रॉस एवरीथिंग। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, आप आके देखिए, मेरे सारे कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, तो उसको थोड़ा सिंपैथी करते हैं। चलो आओ, खाना खाओ, चाय पीते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना, अंग्रेजी में दिक्कत है तो ये डिक्शनरी देखो, उठाओ, कोई ज़रूरत है तो बोलो, पैसे की ज़रूरत है तो बोलो। तो उसका कॉन्फिडेंस, जो खुद ऑलरेडी जिसका कॉन्फिडेंस लो है, उसको और ह्यूमिलिएट करेंगे तो कहाँ जाएगा वो। एक टीचर का काम होता है कि उसको एक सिंपैथेटिक वर्ल्ड देना। यहाँ क्या है, ऐसा अंगूठा काटने के लिए बैठे हुए सब, क्या करेगा स्टूडेंट? नंबर कटने से लेके फेल होने, ये सबसे ज़्यादा एक बार बताइए, इस साइंस में क्यों होता है? साइंस में क्यों होता है? आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में क्यों होता है? साइंस डिपार्टमेंट में क्यों होता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं होता है। क्योंकि वहाँ जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्लास में तरह तरह के लोग आते हैं ना, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स पे डिबेट होगा, गांधी पे भी डिबेट होगा, अंबेडकर पे भी होगा, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं ना, तो उसमें आप आइडियाज़ के साथ दोस्ती होती है। साइंस में ये सब नहीं होता है। लैब में साइंटिफिक होता है, लेकिन दिमाग में कचड़ा भर के बहुत सारे लोग रहते हैं, साइंटिफिक सोचते नहीं है। ह्यूमन ब्रेन सबका बराबर होता है, किसको कितना अपॉर्चुनिटी मिला, कितनों को अवसर मिला, इस पर डिपेंड करता है वो कितना ग्रोथ होगा उसका। लेकिन क्या ऐसे बच्चों, दलित बच्चों, आदिवासी बच्चों, पायल तड़वी का केस है सामने, क्या आपने कंडीसिव माहौल दिया? कोई रोहित वेमुला, ये सरकार तो चाहती है कि सब हो,
मैं तो सीधा आरएसएस और बीजेपी मैंने शुरू में इसलिए बैकग्राउंड बना के दिया था कि मनुस्मृति लागू हुआ तो कौन कहाँ रहेगा, इस शूद्रों को पढ़ने का है। अच्छा रतन जी, एक बात बताइए, मैंने भी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जो आईआईएम में कितनी फीस है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में कितनी फीस है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी फीस है, मेडिकल कॉलेजेस में कितनी फीस है। पहले तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कंपटीशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी में 3 से 4 लाख खर्च होते हैं। उसके बाद अगर बच्चा कंपटीशन पास करता है और उसका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो 5 साल का कोर्स है उसमें नंबर आता है, तो मैं देख रहा था कि न्यूनतम फीस 1 साल की 3.5 लाख रुपए पिछले साल की थी, और 3.5 लाख रुपए केवल फीस है। उसमें हॉस्टल का चार्ज, खाने का चार्ज, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का, बाकी खर्चे अगर जोड़ लें तो एक डिग्री लॉ की करने के लिए कम से कम 25 लाख चाहिए। एकदम। और अगर आईएम में देखें तो आईएम में तकरीबन 30 से 40 लाख एक बच्चे को चाहिए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं फीस देख रहा था, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो लेके 2.5 लाख से और 4 लाख के बीच में अलग अलग कॉलेज, सरकारी कॉलेजेस की फीस है 1 साल की। 4 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसमें हॉस्टल का खर्चा, किताबों का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का, वो सारे शामिल नहीं है, उसको भी जोड़ लिया जाए। इसका मतलब एवरेज निकालें तो 20 से 25-30 लाख के बीच एक बच्चे की प्रोफेशनल कोर्सेज का, जो आपने कहा ना साइंस में ही क्यों बच्चे अक्सर सुसाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले जैसा आपने कहा कि जब भारत गरीब था तो बच्चे मुफ्त में पढ़ के डॉक्टर बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे, लॉयर बन जाते थे, जज बन जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे। लेकिन आज के दौर में इतना बड़ा खर्च करके बनना कितना मुश्किल है, एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल एक ये भी है कि ज्यादातर जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, विशेष रूप से 99% SC ST के बच्चे, 98% ओबीसी। मैं अपने बेटा को अशोका में नहीं पढ़ा सकता हूँ। जो मैं देखना, फिर आप बताइएगा कि वो बच्चे जो निर्भर है सरकारी मदद पे, स्कॉलरशिप पे, तो जो बच्चे compete करके आते हैं उनका एडमिशन होता है तो पहली साल का पैसा वो कहीं से कर्ज करके अरेंज करके फीस जमा कर देते हैं, और पहली फर्स्ट ईयर का जब सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो सेकेंड ईयर की फीस जमा करने का पैसा उनके पास नहीं है, पिछले साल का स्कॉलरशिप आया नहीं, तो जो पहले कर्ज लेके पैसा दिया था उस कर्ज के बोझ के तले माँ बाप दब रहे हैं। अब उस बच्चे को ये चिंता, पिछला कर्ज तो उतरा नहीं है और स्कॉलरशिप आया नहीं है, अब सेकेंड ईयर की फीस जमा करनी है तो मैं क्या करूं। तो क्या कई बार ऐसे दबाव में भी बच्चे सुसाइड करते हैं या कॉलेज छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं? प्रसंगवश इसमें इंदिरा जी के बारे में मुझे चर्चा करनी पड़ेगी जी, और इमरजेंसी की भी चर्चा करनी पड़ेगी, वो तो बोलना पड़ेगा, और राजीव जी पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। मौलाना आज़ाद भी आएंगे इसमें। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जी, कितना फीस दिए थे? मेरी टोटल कॉलेज में BA रामजस कॉलेज से करना और कैंपस लॉ सेंटर से लॉ करना, दोनों की फीस को अगर जोड़ लूं तो दोनों फीस जोड़ के भी ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपया सब हो गया, पूरा पड़ गया। स्टाइपेंड कुछ स्कॉलरशिप भी मिला था? नहीं, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, हालांकि मेरे फादर 4th क्लास में थे। पर उसकी जो क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया में से भी 4th क्लास में होके भी बाहर थे। अब आइए, गांव में स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते थे, अब ब्लॉक में पैसा मिलता था स्टाइपेंड, मैंने भी लिया है, अब मिल रहा है। नहीं, स्कॉलरशिप तो लगभग, स्टाइपेंड भी बंद हो गया, स्कॉलरशिप बंद हो गया, इंटरनेशनल सब कुछ बंद हो रहा है। जो इंटरनेशनल फेलोशिप मिलता है इस साल कितने बच्चों को मिला है पता है आपको? लगभग मेरे ख्याल 40 समथिंग, 40 150 में से बाकी बच्चे तो सब बेचारे छूट गए। ठीक है, उसका क्राइटेरिया जो बनाया हुआ आपने देखा है, EWS का क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या क्राइटेरिया, आप इस पर रिसर्च होना चाहिए। आप तो बड़ी पार्टी के एक टीम बैठ कर रिसर्च करें। मैंने शुरू में ही एक स्टेटमेंट दिया, गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, IIT खोले, है ना। आज़ाद साहब ने शिक्षा मंत्री थे, नेहरू, इंदिरा जी इमरजेंसी लगाए तो उस समय दलित को पकड़ पकड़ घर से एडमिशन हो रहा था। IIT अखबार में ऐड निकलते थे, इतने सीट खाली है, आ जाओ। फेलोशिप, स्टाइपेंड सब मिल रहा था। राजीव गांधी ने 2, मैं समझता हूँ लैंडमार्क काम है, जवाहर नवोदय विद्यालय, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, रेजिडेंशियल स्कूल, और उसमें हमारे बच्चे भी सारे 22% पढ़े। आज क्या उसमें फीस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबका उसमें भी फीस लग रहा है। अभी मैं एक था अभी एक बॉम्बे में एक प्रोग्राम में, ONGC के प्रोग्राम में, मैंने कहा नेहरू जी ने बनाया था ONGC, 30,000 स्टाफ थे,
अब 21,000 रह गए हैं, और उसमें 7,500 SC/ST हैं। 1 लाख एवरेज अगर जोड़ लो तो साल में 900 करोड़ रुपया घर जा रहे हैं। फ्री में पढ़ के 900 करोड़ रुपया घर में जा रहा है। उसमें पंडित जी भी हैं, उनके घर में भी जा रहा है। फ्री एजुकेशन का लाभ सिर्फ दलित थोड़ी लिया, यहाँ के ब्राह्मण भी लिए, सारे लोग लिए। आप उठा के देखो जितने वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, टॉप पोजीशंस पे साइंटिस्ट कौन थे। तो एक जो बाबा साहब का विजन था कि स्टेट सोशलिज्म, एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ स्टेट, उसमें सबसे ज़्यादा लैंडमार्क कोई काम की तो इंदिरा जी ने किया। बैंक का नेशनलाइजेशन, नौकरियां मिली, फ्री एजुकेशन, एजुकेशन पढ़ लो बैंक में नौकरी करो, एजुकेशन पढ़ लो महारत्न कंपनी में नौकरी करो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब में आरक्षण भी मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, संविधान तो अभी भी, कई लोग कहता है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है, तो संविधान तो अभी भी तो अब खत्म क्यों हो रहा है। तो जो मेरा आइडिया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक, एक सोशलिस्ट भारत जो बन रहा था, जिसमें सबके लिए पढ़ने का जो भी अवेलेबल है, जितना अवसर मिला कि पढ़ेंगे या नौकरी भी मिलेगी, फिर पेंशन भी मिलेगा। तो RSS बीजेपी वालों ने सोचा कि अच्छा ये नौकरी पेंशन से जो है ना बहुत हल्ला कर रहा है, तो पहले एजुकेशन बंद करो। 27,000 स्कूल यूपी में, पढ़ा है मैंने सोशल मीडिया पर, बंद हो रहे हैं। नहीं, मैंने तो पूरा सर्वे किया है कि पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं ना। वो किसका खोला हुआ स्कूल था ये पहले बताइए। तो 50 पहले कंसेप्ट था कांग्रेस के टाइम पर कि हर गांव में स्कूल खोले, हर गांव में है, जो ताकि बच्चे दूर की वजह से जो लड़कियां नहीं पढ़ती थी या बहुत से लड़के नहीं पढ़ते थे गरीबों के, तो उसके लिए कि भाई गांव में स्कूल खोलो ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, तो हर गांव में 2 लाख स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो किस जमाने में खुले थे, क्यों खुले थे, और ये बंद क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस, नेहरू, अंबेडकर, तमाम लोगों में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन इस बात पे सहमति थी कि हमें कि मॉडर्न नेशन बनाना है। एजुकेशन को लेकर सबकी सहमति थी, इंस्टीट्यूशन को लेकर सबको सहमति थी। तो जो बनाया गया RSS और बीजेपी उसी को तो बेच रही है, उसी को तो बंद कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जो 1919 में साउथ बोरो कमीशन के सामने बाबा साहब पेश हुए, उसके बाद 1928-29 में जब साइमन कमीशन आया, पूरा पढ़िए, सामने पेश हुए, फिर 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी अपने आर्गुमेंट से डायलॉग करके जो वो समाज के Exactly. दिलवा पाए, और फिर संविधान के बनाकर संविधान के माध्यम से दिलवा पाए, वो सब अब इस सरकार ने धीरे छीन लिया। क्योंकि मनुस्मृति मानती है, और मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, उसका काम का है ना संपत्ति का है, यही फंडामेंटल बात यही है। शायद इसीलिए जो रोहित मुमुला शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो सारे कॉर्पोरेशंस भी बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। रोहित मुमुला जो उसमें एक्यूज लोग थे उसको अवार्ड मिल रहा है। आखिर इतने सारे प्रोफेसर हैं, सबसे परेशानी नहीं, हमसे परेशानी क्यों है? क्योंकि मैं आर्गुमेंट बोलते हैं, सवाल करते हैं, सत्ता को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग इसमें से क्रिएट हुए। दलित न कोई बैंकर था, न कोई जमींदार था, न कोई राजा रजवाड़ा था, न धनाढ्य था। जो भी दलित मिडिल क्लास बना है वो बना है एजुकेशन की वजह से बना है जी। फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, पेंशन, और ये इनको चुभ रहा है। मुझे इस मौके पे याद आ रहा है 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक थे, उनको नेशनलाइज किया। उससे पहले गांव में बैंक नहीं होते थे, और विशेष रूप से किसानों से, दलितों से, मजदूरों से, वंचित वर्ग के लोगों की रीच बैंकों तक नहीं थी, उनको कोई लोन की व्यवस्था नहीं होती, हाई इंटरेस्ट रेट, वो महाजन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट पर निर्भर हुआ करते थे। तो एक तरफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके लाखों रोजगार, नौकरियां, रिजर्वेशन, और 100 से ज्यादा PSUs बना के लाखों लोगों को नौकरियां देने का जो व्यवस्था की थी उस वक्त सरकारों ने, वो सारे अब रास्ते बंद। मैं एक अंतिम में ये बात कहना चाह रहा हूँ जी, और मुझे मौका मिलेगा तो इस बात को उठाऊंगा हर मंच से। 10 साल यूपीए सरकार रही, 1-2, उसमें से एक बहुत शानदार काम हुआ, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, और शायद 4 और भी हैं शायद। हाँ, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा और राइट टू एजुकेशन को लेकर आ रहा हूँ कि उसमें राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिला। और कैसे मिला मैं जानता हूँ।
कौन बजट में कैसे ओवरनाइट ये आया ये मैं जानता हूँ। और इसके लिए तो थैंक्स कहना चाहिए कम से कम सरकार का कि दलितों के लिए भाई 40-50 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे रिसर्च करने के लिए। वो भी सुना है आजकल वो भी उसमें कुछ स्केलिंग को कट डाउन हो रहा है। तो खैर साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर रतनलाल जी का, और बहुत ही सारगर चर्चा रही। और मैं समझता हूं कि जब हमारे साथी दर्शक पूरे देश की इसको सुनेंगे तो वो उन सारे मुद्दों से रूबरू होंगे जो वो रोज आए दिन अपने जीवन में झेलते हैं। शिक्षा और रोजगार हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ये डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट है 1942 में जी, और जिसपे चर्चा हमारे पॉलिटिशियन, दलित पॉलिटिशियन खासतौर से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर किसी नए मुद्दे के साथ अगली बार फिर रूबरू होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय भीम, जय संविधान।